इंडिया म्यांमार रिलेशंस। ठीक है, म्यांमार के बारे में आप लोग जानते हैं, इसी का पुराना नाम बर्मा है। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। गाना सुना है रंगून? रंगून का नहीं सुना? वेरी गुड। ठीक है, तो ये जो म्यांमार है इसको पहले बर्मा कहते थे, बर्मा। 1935 का जो एक्ट आया था हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उस एक्ट में के आने से पहले तक जो देश का वाइसराय था, जो भारत का वाइसराय था, वो बर्मा का भी वाइसराय था। अलग किया गया कि भाई बर्मा अलग, भारत अलग। नहीं, क्या नहीं तो आजादी के बाद हो सकता था बर्मा मेरा ही पार्ट होता, क्योंकि वाइसराय दोनों का एक था। ये जो महिला आप देख रहे हैं, इनका नाम है, अरे इनका नाम है आंग सांग सू की। आंग सांग सू की। 1991 का नोबेल पीस प्राइज इनको मिला है, शांति का नोबेल पुरस्कार। हाँ, इनको मोदी जी को तो जानते हैं, दिख रहे होंगे थोड़े से। तो इनका नाम है आंग सांग सू की। ये म्यांमार की स्टेट काउंसलर है, यानी म्यांमार की सबसे बड़ी ये क्या है, पद में बैठी हैं। फिलहाल तो अभी हाउस अरेस्ट है, फिलहाल ही नजरबंद है, इनको घर में बंद कर दिया गया है फरवरी में ही, और सब बताएंगे अभी। लेकिन ये जो है 1991 की नोबेल प्राइज विनर है, पीस प्राइज विनर है। ठीक है, इनका नाम है आंग सांग सू की। ये वहां की राष्ट्रपति नहीं है, वो वहां की प्रधानमंत्री नहीं है, ये वहां की स्टेट काउंसलर है। इनकी एक पार्टी, इसका नाम है नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, एनएलडी, जो कि 2015 में चुनाव जीती थी, 5 साल रूल किया, फिर 2020 में चुनाव जीती, फिर रूल करना था। लेकिन वहां की जो आर्मी है उसने बोला कि ये जो चुनाव हुआ है 2020 वाला, ये रिग्ड है, यानी इसमें धांधलेबाजी हुई है, जनता ऐसे कैसे किसी को बहुमत दे सकती है। तो वहां की आर्मी ने 1 जनवरी को ही, यानी एक नहीं मतलब 10-12 जनवरी को उसने कह दिया कि भाई ये पूरे चुनाव जो है ये रिग्ड है, यानी ये धांधली वाले हैं। और सारे मंत्री मिनिस्टर, सारे पॉलिटिशियंस को उठाकर उन्होंने उनके घर में बंद कर दिया आर्मी ने। तो मोटे तौर पे कहें, जनवरी से म्यांमार में आर्मी का शासन है, और म्यांमार में आर्मी के शासन को कहते हैं मिलिट्री जुंता। ये उनकी लैंग्वेज है, मिलिट्री जुंता मतलब मिलिट्री का शासन। म्यांमार में जनवरी से मिलिट्री जुंता चलता है। जुंता, जनता नहीं, जुंता, मिलिट्री जुंता। उसी का एक और नाम है तत्मा दाव, यानी मिलिट्री जब रूल करती है म्यांमार में तो उसको वो क्या कहती है, तत्मा दाव। तो म्यांमार में अभी क्या है, कोई गवर्नमेंट है नहीं है, म्यांमार में कोई सरकार है नहीं है, म्यांमार में तत्मा दाव चल रहा है। तत्मा दाव क्या है, मिलिट्री गवर्नमेंट को तत्मा दाव कहा जाता है म्यांमार में। इसको एक और नाम है मिलिट्री जुंता, मिलिट्री जुंता। तो ये जो स्टेट काउंसलर है, इनकी पार्टी ने चुनाव जीता, ये फिर से स्टेट काउंसलर बनती, लेकिन ये अभी नजरबंद है। इनके साथ जो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो लोग भी चुनाव जीत के आए थे, जो भी मंत्री मिनिस्टर, विधायक, सांसद थे, सबके सबको जेल में, जेल मतलब घर में ही ताला मार दिया गया है, चारों ओर आर्मी खड़ी हो गई। इसे कहते हैं हाउस अरेस्ट करना। और जनवरी से म्यांमार में क्या चल रहा है, तत्मा दाव या मिलिट्री जुंता। अब सवाल ये कि स्टेट काउंसलर क्यों है ये, जब इनकी पार्टी सब कुछ जीतती है तो ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाती। असल में इन्होंने शादी की एक विदेशी से, और म्यांमार का संविधान कहता है कि वो व्यक्ति राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता जिसका स्पाउस या महिला है तो पुरुष, या पति है तो उसकी पत्नी, अगर विदेशी है तो वो नहीं बन सकता क्या, वहां का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। इसलिए ये क्या है, इनके पद का नाम क्या है, स्टेट काउंसलर है ये, और ये सबसे बड़ा पद है। इनके लिए एक नया पद बनाया गया, क्योंकि भाई इनकी पार्टी है, इनकी पार्टी रूल कर रही। उस पार्टी का नाम क्या है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, एनएलडी। सब मिलेगा यहाँ पे कहानी आपको। ठीक है, सुन, पूरी कहानी सुना करो बेटा तुम। अभी कहानी सुना रहा हूं मैं, क्यों है, मैं तो भूमिका बांध रहा हूं ना, कि जिस देश आप जा रहे हैं उस देश में क्या दिक्कत है, हमारे रिलेशंस कैसे हैं, क्या है। अब ये सारी यहाँ पे कहानी लिखी हुई है। ये म्यांमार का मैप है, म्यांमार के मैप में नेपिडाउ उसकी राजधानी है, नेपिडाउ ये उसकी राजधानी है। और यहाँ पे मिलिट्री का रूल है, और अभी जो मिलिट्री जनरल है उसका नाम है, उसका नाम क्या है, मिंत सुवी। मिंत सुवी ये आर्मी जनरल है, समझ लो इसी का रूल चल रहा है पूरे म्यांमार में। और जो भी वहां पे बोल रहा है कि सरकार बचाओ, लोकतंत्र लाओ, उसको गोली मारी जा रही। वहां पे 1000 लोगों को वहां की आर्मी ने गोली मार दी है, वहीं के लोगों को मार दी है, बच्चे बूढ़े
किसी को नहीं छोड़ा, जिसने हल्ला किया उसको गोली पड़ी, है ना, सीधे दिवाली चल रही उनकी जनवरी से। और ये हमारा पड़ोसी मुल्क है। तो नेपिडाउ जो है वहां की राजधानी है, वहां का जो आर्मी जनरल है उसका नाम है मिंत सुई, और मिंत सुई ने बोला अगले 1 साल तक यहाँ पे क्या रहेगा, मिलिट्री रूल या तत्मादाव या मिलिट्री जुंता रहेगा। अब यहाँ की आर्मी इतनी मजबूत कैसे है, ऐसा क्यों? क्योंकि म्यांमार में ऐसा नहीं कि पहली बार मिलिट्री रूल आया है। म्यांमार में जब 1948 में हमारे इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए, यानी 1948 में हमने इसका हाथ मिलाया कि आओ दोस्त, अपन दोनों भाई भाई, सब कुछ ठीक चला। 14 साल ही बीते थे, 1962 में वहां पे मिलिट्री रूल हो गया, यानी वहां की जो आर्मी है, जैसा पाकिस्तान में होता है, वहां की आर्मी ने ओवरटेक कर लिया। तो वहां पे मिलिट्री जुंता आज नहीं पहले भी रहा है, तो 62 में रहा है, उसके बाद बहुत लंबे समय तक मिलिट्री रूल चला। फिर 1980 में जाके कुछ समय के लिए ठीक ठाक हुआ था, फिर 1980 हम देखते फिर मिलिट्री रूल आ गया। मतलब ये हमारा इकलौता ऐसा पड़ोसी है जहां पाकिस्तान से भी ज्यादा बार मिलिट्री रूल रहा है। ठीक है, मिलिट्री रूल रहा है, यानी मिलिट्री जुंता कह सकते हैं या तत्मादाव कह सकते हैं। तो यहाँ की आर्मी बहुत पावरफुल है अपने आप पे। यहाँ की जो संसद है वहां भी 1/4 सीट आर्मी के लिए रिजर्व है। मतलब वहां पे जो सांसदों की सीट है उसमें 1/4 सीट में तो आर्मी का ही आदमी आके बैठेगा, जो आर्मी में जॉब कर रहा है, आर्मी में पोस्ट लिया है। मतलब इतना उनका वहां पे वर्चस्व है वहां पे आर्मी का। और आर्मी बकाया आर्मी की पूरी एक पार्टी है यूएसडीपी नाम की, सब कुछ याद नहीं करना, मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ। एक आर्मी की पूरी पार्टी है वहां पे, वो चुनाव लड़ती है वहां पे, चुनाव जीतती भी है, उनके लिए सीटें भी रिजर्व है। इस बार के चुनाव में क्या उनको सीटें नहीं मिली तो खफा हो गए, गुस्सा गए, उन्होंने बोला बंद करो सिर्फ तमाशा, पूरी पूरी आर्मी का रूल रहेगा। तो ये जो मिंत सुई है इसने एक सा बोला है कि तो ये मिंत सुई ने कहा है कि भाई अगले 1 साल तक यहाँ पे रहेगा मिलिट्री जुंता है, मिलिट्री सरकार। ये मेरा पड़ोसी मुल्क है। अब पड़ोसी मुल्क है तो पहले हम मैप में देख लें कि भाई पड़ोस में कैसे लगता है हमारा, कौन से राज्य का सीमा साझा करता है। 1600 किलोमीटर की लंबी सीधा मतलब सीमा साझा हम करते हैं 1600 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री में, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 राज्य से सीमा लगती है। इसे हम गेटवे ऑफ द ईस्ट कहते हैं। हमें अगर पूर्व की ओर जाना है तो हमें म्यांमार में जाना पड़ेगा, गेटवे ऑफ द ईस्ट कहते हैं। ठीक है, और म्यांमार के साथ हमारी सीमा कितनी लग रही है, 1600 किलोमीटर की सीमा हम साझा कर रहे हैं। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ कि, और ये जो आंग सान सू को मैंने कहा कि इसको नोबेल का पीस प्राइज मिला, क्योंकि वहां पे 1980 से क्या चल रहा था, मिलिट्री रूल चल रहा था। इसके पिताजी खुद मिलिट्री में थे, लेकिन ये हमेशा डेमोक्रेसी की बात करती थी, क्या डेमोक्रेसी लाओ, लोकतंत्र लाओ। इसको हाउस अरेस्ट में रखा गया, नजरबंद रखा गया बहुत लंबे समय तक, लेकिन ये हमेशा लड़ी रही कि नहीं भाई लोकतंत्र लाओ, लोकतंत्र लाओ। इसके काम को देख के इसको नोबेल पीस प्राइज दिया 1991 में। 2010 में इसको घर से बाहर निकल मतलब अलाउ हो गया कि भैया अब आप स्वतंत्र हैं। इंटरनेशनल इतना प्रेशर पड़ा, फिर इसने अपनी पार्टी बनाई एनएलडी नाम की। 2015 में वो पार्टी जीती, 5 साल डेमोक्रेसी चली पूरी पूरी यहाँ पे। 2020 से फिर चुनाव हुआ, फिर इसकी पार्टी जीती, लेकिन विन मिंत जो है उसका दिमाग घूम गया, हमको कुछ मिला ही नहीं, तो उसने क्या लगा दिया यहाँ पे, मिलिट्री जुंता या तत्मा दाऊ। यहाँ तक की बात क्लियर है? ये आप देखिए, ये म्यांमार है पूरा ब्राउन में जो है, ये ब्राउन तो नहीं है, लाइट ब्राउन कलर में पूरा ये म्यांमार है। और यहाँ पे आपका आएगा सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश AR, फिर अरुणाचल के बाद आएगा नागालैंड, फिर आएगा मणिपुर, फिर आएगा मिजोरम। ये आइजवाल किसकी राजधानी, मिजोरम की। तो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है और 1600 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर है हमारी। अब हमारे पड़ोस में आर्मी रूल चल रहा है, वहां पे आर्मी लोगों को मार रही है, तो हमारे इसके साथ रिलेशन अभी तो बड़े ही नाजुक दौर पे है। हम साफ साफ डांट नहीं सकते आर्मी को, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि वहां का इतिहास रहा है, वहां पे आर्मी हर 5वें 8वें साल में कूद के आ जाती है। लेकिन हम ये भी आंख नहीं बंद कर सकते कि वहां पे आर्मी वहीं के लोगों को मार रही है, क्योंकि हम भी तो अहिंसा वाले देश हैं, हम भी तो पीस, अमन, सुख मतलब शांति चाहते हैं। तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्या हम कर रहे हैं इसके लिए अब आगे देखेंगे। इस मैप को एक बार देख लो कि भाई इस तरह की हमारी कुछ बॉर्डर लगती है म्यांमार के साथ, और अगर हमें ईस्ट में जाना है तो हमें म्यांमार में जाना ही होगा। इसलिए म्यांमार को हम कहते हैं गेटवे ऑफ द ईस्ट, यानी ईस्ट में जाना है, क्योंकि म्यांमार से होते हुए तो फिर आप यहाँ पे थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, मलेशिया कहीं भी जा सकते हो।
तो अगर आपको जाना है, अपनी कार से उठा के जानी है, तो आपको म्यांमार में तो घुसना ही पड़ेगा, इसलिए हम इसे कहते हैं गेटवे ऑफ द ईस्ट। और एक संगठन है आसियान देशों का जिसमें 10 सदस्य है, उस आसियान देश में इकलौता म्यांमार है जिसके साथ हमारी बॉर्डर लगती है। मतलब आसियान देशों में इकलौता ऐसा देश है म्यांमार जिसके साथ हमारी लैंड बॉर्डर लगती है। तो हमें आसियान, और आसियान के हम सदस्य नहीं है, लेकिन आसियान से अगर दोस्ती बना के रखनी है तो हमें म्यांमार से दोस्ती रखनी ही पड़ेगी। दूसरा हमारा बॉर्डर का ये है देश है, 4 राज्यों से बॉर्डर लग रही है, 1600 किलोमीटर की बॉर्डर लग रही है, ऐसी नहीं कि 100 किलोमीटर की है। तो हमें इसके साथ रिलेशन तो बना के रखने पड़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी कह गए हैं, पड़ोसी बदल सकते नहीं है, जैसा है संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके मैप में सब क्लियर हो रहा होगा। ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, फिर मणिपुर है, नागालैंड है, ये नागालैंड है, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम है। यहाँ पे एक चीज आप देख लो कि कुछ हमारे चेक पॉइंट्स है जहाँ से आप म्यांमार में घुस सकते हैं। तो एक चेक पॉइंट है, इसका ये हमारे देश में है और मणिपुर में, इसका नाम है मोरे। मोरे भारत में है। मोरे में अपनी आप गाड़ी लगाएंगे, वहां पे आपसे पुलिस वाले पूछेंगे, वहां पे आपका वीजा पासपोर्ट चेक होगा, उसके बाद आप अगला जो आपको चुंगी मिलेगा या गेट मिलेगा वो आपको कहाँ का मिलेगा, म्यांमार का, और उसका नाम है तामू। तो मोरे मेरे यहाँ है, तामू उनके यहाँ है। तो मोरे तामू जो कभी आए एग्जाम में कि मोरे तामू कहाँ का बॉर्डर चेक पोस्ट है, तो आप बोलेंगे इंडिया और म्यांमार का। मोरे मेरे यहाँ है, तामू उनके यहाँ है। ठीक है, मोरे और तामू। अब ये जो म्यांमार है, म्यांमार में ये जो इलाका है इसे कहते हैं चिन स्टेट। इस इलाके को कहते हैं चिन स्टेट। और चिन स्टेट में इंसर्जेंसी थोड़ी बहुत ज्यादा है, मतलब वहां पे हालात थोड़े नाजुक है, वहां पे उग्रवाद बहुत ज्यादा होता है। और हमारा ये जो पूरा बेल्ट है, चाहे नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम है, ये यहाँ भी थोड़ा उग्रवाद ज्यादा है। ये हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है। लेकिन होता ये है कि हमारे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं या उग्रवादी लोग हैं वो यहाँ पे हमला करते हैं, इंडिया में हमला करते हैं, फिर कूद के चले जाते हैं कहाँ पे, म्यांमार में। और या फिर म्यांमार में कभी हमला करते तो कूद के इंडिया आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे पोरस बॉर्डर है। पोरस मतलब 1600 किलोमीटर की बॉर्डर में कितने ही आप चेकिंग कर लोगे यार, कोई ना कहीं से कूद के तो आ ही जाएगा। और देखने सुनने में सब एक जैसे हैं। ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे ट्राइबल्स लोग रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि चिन नाम के, ये चिन स्टेट यहाँ है तो चिन आदिवासी यहीं बस रहते हैं, चिन वाले आदिवासी मिजोरम में भी रहते हैं, तो देखने सुनने बोलने में सब एक जैसे हैं। तो बड़ी दिक्कत होती है हमें, और हमें अपनी सातों बहनों को बचा कर रखना है। लेकिन यहाँ पे तो ये कूद कूद के देश के उस पार निकल जाते हैं। तो फिर म्यांमार सरकार में, जब इनकी सरकार थी आंग सान सू की, तो हमने इनसे बात की कि मैडम कुछ किया जाए यार, ये उग्रवादी लोग तो आपके देश में ही परेशान करते हैं, हमको ही परेशान करते हैं। तो हमने 2 ऑपरेशन चलाए, ऑपरेशन सनराइज फर्स्ट, ऑपरेशन सनराइज सेकेंड। और सनराइज में हमने घेर घेर के मारा इन लोगों को। मतलब इधर से इंडियन आर्मी हो गई, उधर से म्यांमार की आर्मी हो गई, और फिर दोनों तरफ से हमने ऑपरेशन चला के खत्म किया। आप लोगों ने मेरे ख्याल से पूरी मूवी देखी होगी शायद, तो उस पहली में दिखाया जाता है कि मणिपुर के जंगलों में अटैक होता है, एक बस जाती रहती है। तो इधर बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। फिर हम, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो इंडिया को परेशान कर रहे हैं, म्यांमार को परेशान कर रहे हैं, ये सब लोग अपने मन से कर रहे हैं, इनको फंडिंग आती है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि इंडिया अनस्टेबल रहे, म्यांमार अनस्टेबल रहे, तो वो पैसा देते हैं, इनके पास बंदूक गोला बारूद सब आता है। बॉर्डर यहाँ की बहुत पोरस है, स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, जैसे कहते हैं लड़कियों की खरीद फरोख्त, सब कुछ होता है यहाँ पे। और एक तरह से कहें भुखमरी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, गरीबी बहुत ज्यादा है। कोई मतलब इसकी जेब में पैसा नहीं तो कुछ भी गलत काम करेगा। एक तरह से क्राइम बहुत है यहाँ पे। इसलिए हमने 2 ऑपरेशन चलाए थे, ऑपरेशन सनराइज फर्स्ट, ऑपरेशन सनराइज सेकेंड। इंडियन आर्मी और म्यांमार आर्मी ने मिलकर दोनों तरफ से घेर के खत्म किया इन लोगों को। तो अब यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अगर धर्म की बात करें तो भाई गौतम बुद्ध की धरती भारत है, और बुद्ध तो हर जगह फैला। म्यांमार में बौद्धिज्म एक मेजर धर्म है, बौद्ध मानने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, है ना। अब इसी बौद्धिज्म का एक कॉन्सेप्ट अभी आगे देखोगे आप, यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है। तो हमारे देश से ही बौद्ध धर्म यहाँ पहुंचा है। और म्यांमार में जब भी तूफान आता है, भूकंप आता है, या फिर साइक्लोन बहुत सारे आते हैं, क्योंकि हिंद महासागर के साथ है ये, तो हम सबसे पहले वो देश होते हैं जो सामने खड़े होते हैं, साफ पैसा ले लो, साफ सपोर्ट दे दे, जितने भी मानव वाले सपोर्ट है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, वो हम सबसे पहले इसको देते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी म्यांमार चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो चुका है 2018 में। और जिस तरह चाइना ने पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, उस तरह चाइना ने यहाँ पे बनवा रहा है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, सिर्फ भूटान ही इकलौता ऐसा हमारे पड़ोस में है जो कि चाइना के पास नहीं पहुंचा है अभी, बाकी सब पहुंच गए। तो चाइना का इसमें बहुत सारा इंटरेस्ट है। पहली चीज तो भाई चाइना को क्या चाहिए, समंदर चाहिए।
चाइना को समंदर चाहिए। अभी साउथ चाइना सी वाला जो चाइना का हिस्सा है वहां पे बहुत सारे उसके डिस्प्यूट है, और उन्होंने बताया कि बहुत सारे चोक पॉइंट है, कहीं कहीं इंडियन इंडियन नेवी इतनी हावी है कि वहीं पे उसका जहाज रोक दे कुछ चोक पॉइंट्स में। तो चाइना चाहता है कि ऐसा शांत समंदर जहां से मेरा माल आता जाता रहे, कि हमारी तरक्की में कोई बाधा ना आए, बाकी हम दूसरों की तरक्की में बाधा पहुंचाते रहे। तो इसलिए ये म्यांमार से भी इसने CMEC साइन कर लिया है, C फॉर चाइना, M फॉर म्यांमार, E फॉर इकोनॉमिक, C फॉर कॉरिडोर। और जिस तरह CPEC में उसने एक बंदरगाह डेवलप किया पाकिस्तान में, ग्वादर नाम का डेवलप किया ना पाकिस्तान में, उस तरह CMEC में इसने जो बंदरगाह डेवलप किया है उसका नाम है क्यूब क्यों। इसका नाम कहीं होगा, क्यूब क्यों नहीं होगा तो लिखा दूंगा। कौन सा बंदरगाह डेवलप किया है इसने चाइना में? यहाँ पे एक बंदरगाह डेवलप किया, उसका नाम है क्यूब क्यू। ठीक है, और ये बंदरगाह डेवलप कर रहा है, ये किस प्रोजेक्ट के अंदर कर रहा है? चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, CMEC। और इन सब का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो BRI है। BRI के कॉन्सेप्ट आप समझ ही चुके हैं, BRI में करना वो क्या चाह रहा है। अब जैसा कि ये मेरा पड़ोसी मुल्क है तो हर तरह की डेवलपमेंट एड हम इसको देते हैं, कुछ भी होता है सबसे पहले हम खड़े होते हैं। हमने इसके साथ 1951 में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, लेकिन वो ट्रीटी का कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वहां पे बार बार मिलिट्री की सरकार आती गई और वहां पे बहुत सारी दिक्कतें होती गई। जब जब मिलिट्री की सरकार आई तब तब वहां पे एक तरह से नरसंहार ज्यादा हुआ, क्योंकि मिलिट्री है भाई, उस ज्यादा सवाल ही नहीं सुनना, ज्यादा हल्ला करा मारो गोली खत्म करो। तो वहां से बहुत सारे लोग भाग के आए, हमारे बहुत सारे लोग भाग के आए। तो म्यांमार से भी बहुत, अब 1600 किलोमीटर की बॉर्डर है, और म्यांमार में ट्राइबल एरिया रहता है बहुत सारा है, हमारे पास भी ट्राइबल एरिया है, तो बहुत सारे ट्राइबल लोग इधर भाग के आए। तो सिर्फ बांग्लादेशी भाग के नहीं आए, म्यांमारी बहुत सारे भाग के आए, और वो भी बहुत सालों से भारत में रह रहे हैं। अभी क्या हुआ 2018 में, यहाँ पे एक जगह है, इसका नाम है ये जो पूरा इलाका है इसको कहते हैं रखाइन स्टेट। कौन सा स्टेट कहते हैं म्यांमार का? रखाइन स्टेट, रखाइन प्रांत, रखाइन प्रांत कहते हैं। इस प्रांत में जो आबादी रहती है वो मुसलमान है, उस प्रांत में जो आबादी रहती है वो मुस्लिम है, और उस मुसलमान आबादी को रोहिंग्या कहते हैं। क्या कहते हैं? रोहिंग्या। अब पूरा जो म्यांमार है वो बौद्धिज्म वाला है, लेकिन ये जो रखाइन प्रांत है और यहाँ पे जो आबादी है मुस्लिम, उसका नाम है रोहिंग्या। तो हर धर्म में लड़ाई होती है, हिंदू मुसलमान लड़ता है, हिंदू कृष्ण ईसाई लड़ता है, लड़ते तो हर कोई है, लेकिन कभी कभी ये लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा डेडली हो जाती हैं, जिसको हम दंगे कह देते हैं। और कभी कभी ये दंगे इतने बड़े हो जाते हैं कि राजनीतिक पार्टियां भी इसका उपयोग करती हैं। हर जगह होता है ऐसे, इंडिया में नहीं, हर जगह होता है। तो हुआ ये कि 2017-18 के समय ऐसा कुछ एक केस आया कि जो रोहिंग्या मुस्लिम है उसने किसी बौद्ध लड़की को मार दिया, कुछ कर दिया, छोटा सा इशू था, पुलिस चाहती थी संभाल लेती, लेकिन उस समय नई नई पार्टी NLD आई थी, 2015 में चुनाव जीती थी, पहली बार यहाँ पे डेमोक्रेसी ला रही थी, 5 साल का उसको रूल करना था, और उसकी मालिक कौन थी? आंग सांग सू की। कहने को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब थे यहाँ पे, लेकिन मालिक कौन थी? आंग सांग सू की। इसको कभी नोबेल पीस प्राइज मिला था शांति के लिए, लेकिन इनफॉर्मल जो भी डायरेक्शन रहे हो, उस छोटी सी बात को इतना हाइप किया गया कि पूरी म्यांमार की आर्मी घेर ली इस रखाइन को, और एक चुन चुन के लोगों को मारना शुरू कर दिया। चुन मतलब कुल मिला के बुद्धिस्ट लोगों ने किसको मारना शुरू कर दिया? मुस्लिम लोगों को। ये मुस्लिम लोगों को आप देखिए, पूरा समंदर वाला इलाका है, ये अपनी छोटी छोटी नाव में बैठ के कुछ लोग चले गए बांग्लादेश और कुछ लोग भारत आ गए। इनको तो बचना था ना भाई, मार रहे हो तो बचेंगे ये, समझ में आया? और इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे, इन्होंने बोला कि नहीं हम अपनी एक आर्मी बनाएंगे और हम लड़ेंगे, उसका नाम था अराकान रखाइन सैल्वेशन आर्मी। ये सब इसमें लिखा हुआ है, अराकान रखाइन सैल्वेशन आर्मी। अराकान तो पूरा, अराकान क्या है असल में? जो हिमालय है मेरा, हिमालय उठा कहाँ से है? लद्दाख से घूमते घामते आ रहा है, फिर अरुणाचल के बाद आके वो बेंड होता है, और बेंड होके हिमालय यहाँ तक जाता है। तो यहाँ पे जो हिमालय की पूछ आई है, पूछ, उसे कहते हैं अराकान योमा, हिमालय की टेल आई है ना। यहाँ पे हिमालय जो है ज्यादा ऊंचा नहीं है माउंट एवरेस्ट जैसे, लेकिन यहाँ भी हिमालय, बहुत सा हिस्सा हिमालय का पानी में डूबा हुआ है। तो यहाँ पे जो हिमालय का हिस्सा है उसे कहते हैं अराकान हिमालय या अराकान योमा। तो रखाइन तो राज्य है, लेकिन यहाँ पे जैसे MP एक राज्य है, लेकिन यहाँ पे पर्वतमाला जैसे हम कहते सतपुड़ा विंध्याचल है, तो वहां पे अराकान योमा है। तो इन लोगों ने, यहीं के कुछ लोगों ने बोला नहीं नहीं हम लड़ेंगे, हम अपनी आर्मी बनाएंगे। आर्मी मतलब ऐसा नहीं कि इनको सरकार ने कोई आर्मी बनाई है, लेकिन ये बोले हम लड़ेंगे। और किसके खिलाफ लड़ेंगे?
जो म्यांमार की आर्मी है जो हमको मार रही है, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। तो अरसा नाम की एक आर्मी बन गई, अराकान रखाइन सैल्वेशन आर्मी बन गई। तो इनके बीच में छुटपुट घटनाएं हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो रही थी। आम आदमी को मतलब नहीं इन चीजों से, वो तो देख रहा है मुझको मारा जा रहा है, भागो। तो नाव में बैठ बैठ के वो किधर भगा, बांग्लादेश भगा, और कुछ इंडिया आए। तो बहुत से लोग जो बांग्लादेश आ गए, तो बांग्लादेश क्योंकि सीधे बॉर्डर लग रही, ये जो व्हाइट व्हाइट हिस्से है बांग्लादेश का हिस्सा है। बांग्लादेश में एक जगह है कॉक्स बाजार नाम की, कॉक्स बाजार, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्यूजी कैपिटल बना बैठा है अभी, क्योंकि वहां मेरे ख्याल से 20 लाख से अधिक रोहिंग्या लोग रह रहे हैं पिछले 3 साल से कॉक्स बाजार में। अब बांग्लादेश के साथ हमारी बॉर्डर कितनी है, 4096 किलोमीटर की। तो धीमे धीमे बांग्लादेश से अच्छा जीवन तो भारत में है, तो अच्छे जीवन की तलाश में बहुत सारे रोहिंग्या हमारे देश में घुस गए, और अभी उनकी संख्या 50,000 हो गई। तो अभी मैंने शायद बांग्लादेश के इलेक्शन के समय मैंने बताया था कि भारत सरकार ने बोला था रोहिंग्या तो हम उठा के फेंकेंगे बांग्लादेश, और बांग्लादेश कहता है मुझको क्यों दे रहे हो भाई, मेरे तो है ही नहीं, ये तो म्यांमार के हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, भाई आए तुम्हारे देश से है ना, तुम संभालो। फिर मैंने बाशान चार नाम के आइलैंड का कॉन्सेप्ट बताया। तो ये रोहिंग्या असल में ये लोग हैं, ये हैं जो म्यांमारी हैं, लेकिन ये पहुंचे कहाँ, बांग्लादेश, बांग्लादेश से फिर ये कहाँ पहुंचे, इंडिया में। इनको ये अपने देश जा रहे हैं, इनको मार रही। इसी वजह से आंग सांग सूकी पर ये विचार चल रहा था क्यों ना इनका नोबेल पीस प्राइज छीन ले हम, क्योंकि भाई तुम्हें हम नोबेल पीस प्राइज दे रहे हैं, तुम्हारे देश में इससे दंगे हो रहे हैं। लेकिन जिसकी जो भी कंपल्शन रही हो, जो भी मजबूरियां रही हो, जो भी रहा हो, आंग सांग सूकी ने कभी भी पब्लिक स्टेटमेंट दे के ये नहीं कहा कि दंगे रुक जाएं या आर्मी मारना बंद कर दे, कुछ नहीं कहा। तो खूब क्रिटिसिज्म हुआ इनका, खूब इनके बारे में बुला भरा कहा गया इंटरनेशनल मीडिया में कि तुमको नोबेल पीस प्राइज दिए थे और तुम्हारे देश में रोहिंग्या का कत्लेआम हो रहा। खैर जो भी है, ये है रोहिंग्या इशू, यहाँ तक की बात क्लियर है। ये लोग हैं यहाँ के, बांग्लादेश को भी परेशान है इनसे, और इंडिया तो परेशान है ही है। और अब तो जैसा कि हम बोल रहे हैं कि म्यांमार में तो अब कौन है, मिलिट्री रूल है, तब तो एक आदमी को लेने से रहा वो। और अभी जनवरी से जब मिलिट्री रूल शुरू हुआ, तो जैसे मैंने बोला वहां आर्मी मार रही लोगों को, तो वहां के लोग फिर से म्यांमार के लोग भारत में घुस रहे, म्यांमार की पुलिस के लोग भारत में घुस रहे। अब आप सोचेंगे पुलिस क्यों आ रही वहां पे, तो बहुत से पुलिस वाले या आर्मी वालों, जैसे मान लो ठीक है मैं सरकारी आदमी हूँ, आपने मुझसे कहा ये काम करो, कभी कभी मैं आग बंद करके काम कर दूंगा, लेकिन कभी मान लो मेरे जमीर ने कहा ये काम गलत है यार, लेकिन ऑर्डर इज ऑर्डर। तो हो सकता है मैं उस काम को नहीं करूँ, तो क्या करेंगे, पहले तो मुझे सस्पेंड कर देंगे या मेरी नौकरी खा जाएंगे, फिर क्या बोलेंगे, अब इसको जेल में भी डालो, इसने हमारी बात नहीं मानी। तो फिर या तो ये होगा मैं देश छोड़ के भागूंगा या कुछ और करूंगा। तो ऐसे ही वहां पे जब इनको ऑर्डर दिए गए आर्मी वालों को, पुलिस वालों को कि मारो इनको, तो वो तो अपने घर के बच्चे थे ना, कैसे मार दिया आर्मी, तो कुछ लोग नहीं मारे उनको, तो वो लोग फिर उनको मारने के लिए आर्मी दौड़ गई, तो बहुत से पुलिस वाले भारत घुस गए थे। और फिर ये जो मणिपुर की सरकार के मुख्यमंत्री थे बीरेन्द्र सिंह, उन्होंने बोला नहीं नहीं हम तो स्वागत करेंगे भाई, क्योंकि जो भी छोटी छोटी यहाँ पे जो राज्य हैं उनकी सरकारें का वो वोट बैंक क्या है, ये ट्राइबल लोग, तो आधी चीन यहाँ रहते हैं, आधे चीन वहां रहते हैं। अब एक चीन वहां से भाग के आ रहा है और आप बोलोगे ये चीन वाला व्यक्ति यहाँ नहीं आएगा, चीन मतलब एक ट्राइब है, तो यहाँ के चीन वाले वोट देंगे क्या उसको। तो बड़ी इंटरनल पॉलिटिक्स है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार बोल रही है हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, राज्य सरकार बोले नहीं नहीं भाई आ जाओ तुम भी मेरे घर के हो, मैं हम तुम्हें पाल लेंगे। खैर जो भी है, दिक्कत फिलहाल चली रही है। अब थोड़ी सांस्कृतिक कोऑपरेशन की बात करें, जैसे मैंने बोला धर्म हमारा एक ही है, आपके यहाँ बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म हमारे यहाँ से गया है, तो बहुत सारे पैगोडा बने हैं वहाँ पे। पैगोडा मतलब एक बौद्ध मठ टाइप के बने हैं, तो जब भी तूफान आता है, बिजली गिरती है, भूकंप आता है, तो वो टूट जाते हैं, तो भाई पैसा लगेगा रिस्टोर करने में। तो भारत सरकार ने बोला भाई हम रिस्टोर कर देते हैं, हम लगा देते हैं पैसा। तो एक बहुत फेमस है, उसका नाम है बागान। बागान बागान नाम की जगह है, आनंद आनंद नाम की एक लोकल जगह है, वहां पे बागान नाम का एक बहुत बड़ा मठ है, बहुत बड़ा मठ है, बौद्ध मठ, उसको रिस्टोर हम करवा रहे हैं। तो भारत क्या कर रहा है वहां पे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक साहब जो थे, उन्होंने 1896 में इनका एक अखबार था केसरी नाम का, उस अखबार में उन्होंने लिख दिया था कुछ गीता की बातें। क्या लिखा था भाई, वो थे कहाँ, पुणे में। पुणे में प्लेग फैला हुआ था, प्लेग मतलब समझ लो आज कोविड-19 जैसी एक महामारी थी। तो वहां का एक कमिश्नर आया रैंड नाम का कमिश्नर, और उसका एक सहयोगी आया था एमहर्स्ट। इन लोगों का काम ये था कि भाई जिसको प्लेग हो रहा है उसको घर से पकड़ो, क्वारंटाइन सेंटर में डाल दो, जैसे आज इंदौर भोपाल में हमने देखा था अभी सेकंड वेव में। तो इस बीच में क्या हो रहा था, जब इनकी टीम जाया करती थी तो लोगों के साथ अभद्र बात करती थी, जैसा हमने अभी भी देखा इंदौर भोपाल में कि आए तो उठा के ले गए, हटो। तो कुछ लोगों को बुरा लग गया, तो तिलक ने अपने अखबार में लिख दिया केसरी में कि गीता में कहा है कि जो भी नीति के खिलाफ काम करे, जो भी धर्म के खिलाफ काम करे, अगर उसका वध कर दोगे तो भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ऐसे कोई बात कह दी उन्होंने उस पेपर में। इस बात को पढ़ के दो भाई थे चापेकर बंधु,
वसुदेव और बलवंत, उनका खून खौल उठा। सही बोलता है, सही बोलता है तिलक। गए, वो बंदूक लेके गए और रैंड और अमहर्ष को मार दिया, जो कि प्लेग कमिश्नर थे वहां पे। भैया उनको मार दिया तो उन दोनों जो चापेकर बंधु हैं उनको तो टांग दिया पहले अंग्रेजों ने। फिर बोला यार इनको कहाँ से आइडिया आया ये सबका, तो बोले तिलक ने लिखा है केसरी के अखबार में। तिलक का अखबार खोला गया, केसरी केसरी इंग्लिश में था, उसमें देखा गया भाई तिलक ने ऐसी बात लिखी। तो तिलक पे सेडिशन का चार्ज लगाया गया, देशद्रोह का, तुम लोगों को भड़काते हो क्या। तो तिलक को उठा के भेज दिया गया था मेंडले जेल में, मेंडले जेल में, मेंडले बर्मा में है एक जगह। फिर तिलक वहां रहे 6 साल, फिर माफीनामा लिख के लाए, साहब छोड़ दो, साहब छोड़ दो, अगली बार नहीं करेंगे। बाद में जिस समय 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो रहा था 1 अगस्त को, उसी दिन तिलक साहब स्वर्गवासी हो गए थे। जिस दिन एनसीएम शुरू हुआ उस दिन तिलक साहब भी चले गए थे। तो तिलक साहब मेंडले जेल में रहे और हमने अपना पैसा देकर उस मेंडले जेल को बहुत अच्छा बनवाया कि तिलक किसके लिए लड़ा, भारत के लिए लड़ा, भारत की आजादी के लिए बोला। उनको सजा कहाँ मिली, मेंडले में, तो हमने मेंडले जेल को पूरा रिनोवेट करा। आप कभी जाओ बर्मा, जाने का मौका मिले, जब मिलिट्री जनता खत्म हो जाए तब जाना, नहीं तो अभी खत्म हो जाओगे। तो वहां पे एक सिंबॉलिक जेस्चर के रूप में बाल गंगाधर तिलक का बस्ट लगा हुआ है। बस्ट आप लोग जानते हैं, अरे वो लाला जी हैं वो, ठीक है। अगर मिलिट्री कोऑपरेशन की बात करें तो भाई इंडिया म्यांमार बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज होती है इम्बैक्स नाम की, इम्बैक्स, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर बायलैटरल, ए फॉर आर्मी, एक्स फॉर एक्सरसाइज। बायलैटरल मतलब दो देश एक साथ करते हैं, अमूमन हर साल होती है। इस साल हो नहीं हो भगवान मालिक, क्योंकि आर्मी का रूल है। हमने इसको एक वो दी है, मिसाइल दी है, आईएनएस, वो शेना नाम की टॉर्पेडो दी है। टॉर्पेडो एक ऐसी मिसाइल होती है जो सबमरीन को उड़ाती है, तो टॉर्पेडो शेना हमने दी है। हमने इसको पूरी पूरी एक सबमरीन दे दी सिंधुवीर नाम की। असल में भारत के पास कोई खुद की सबमरीन नहीं है, अभी हम डेवलप कर रहे हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन। लेकिन जो भी सबमरीन मेरे पास है रशिया से हमने लाई है और पेंट वेंट करके हमने उसको दिया है। तो एक आईएनएस सिंधुवीर नाम की किलो क्लास सबमरीन हमने इसको दी है। हमने किसी भी पड़ोसी मुल्क को सबमरीन नहीं दी, इसको दी है। इसको हमने सबमरीन दी है सिंधुवीर नाम की। तो हमारे हमारे वो जो डिफेंस टाइज है बहुत अच्छे हैं, हम इसको दे रहे हैं, हम इसके सामने हमेशा खड़े थे, लेकिन इसकी उम्मीदें ज्यादा है। अब जेब किसकी गर्म है, चाइना की। तो 2018 में इसने BRI पार्ट ज्वाइन कर लिया, फिर भी अपने पड़ोसी को हम छोड़ सकते नहीं है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में भाई जब भी वहां पे बाढ़ आए, तूफान आए, भाई साइक्लोन हिट एरिया है वो, वहां पे बहुत सारे साइक्लोन आते हैं। तो जब भी आते भारत HADR एक असिस्टेंस होता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट फॉर डिसास्टर रिलीफ, HADR कॉन्सेप्ट कहते हैं, उसके तहत हम इसको बहुत पैसा देते हैं। और अभी कोविड-19 में भी हमने इसको वैक्सीन मैत्री के तहत जितनी हमारी औकात थी हमने वैक्सीन दी। बाद में हमें कम पड़ गई तो हमने बंद कर दिया वैक्सीन डिप्लोमेसी, लेकिन हमने इसको भी दिया, ठीक है। क्योंकि ये सारा खेल कब से शुरू हुआ है, जनवरी से शुरू हुआ है, इसी साल की जनवरी से, मिलिट्री जनता वाला। उसके पहले तो सरकार चली रही थी ना, सब कुछ बढ़िया था, सारे अच्छे रिलेशन थे हमारे इसके साथ। अभी ऐसा हो गया कि वहां आर्मी का रोल आ गया और मिंत शुई नाम के व्यक्ति हैं, उनसे अब बातचीत करनी पड़ रही हमें, और मजबूरी है कि बात करनी पड़ रही है हमें, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि हर 10-15 साल में आर्मी आई जाती है। तो हम सीधे सीधे नाराज नहीं हो सकते ना उस देश से, यार वो तो हमारी 1600 किलोमीटर की बॉर्डर है। आसियान की जैसे मैंने बात की, आसियान का मेंबर भारत नहीं है, 10 देशों का समूह है, 1997 में बना था। इस आसियान का एक मेंबर है कौन, म्यांमार, और म्यांमार से हमारी सीधे लैंड बॉर्डर लगती है। तो अगर आसियान में अपनी हमें अच्छी पैठ बनानी है, अच्छी बातचीत रखनी है, तो म्यांमार के साथ अच्छी बातचीत रखनी पड़ेगी। और आसियान में 10 कंट्रीज आते हैं, इसमें सिर्फ इकलौता म्यांमार के साथ हमारी बॉर्डर है। एक है बिम्स्टेक नाम का, 1967 में ये संस्था बनी थी, 7 कंट्रीज हैं इसमें बिम्स्टेक में, इसमें हमारे साथ म्यांमार बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक और है मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन, इसमें भी भारत सदस्य नहीं है, इसमें 6 कंट्रीज है, इसमें 6 कंट्रीज आते हैं। लेकिन मेकॉन्ग गंगा में क्या है, मेकॉन्ग एक नदी है, मेकॉन्ग एक नदी है जो चाइना से निकलती हुई घूमते घामते कहाँ बहती है, म्यांमार में। और गंगा वो नदी है जो भारत से निकलती है लेकिन बांग्लादेश में जाती है। तो मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन जो है, इसमें 6 देश आते हैं, एक म्यांमार और 5 आसियान के देश, और इसके नाम है लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार, ये सब देश आते हैं। हम इनके साथ भी इनके ऑब्जर्वर स्टेटस में बैठे हुए हैं कि भाई कभी कोई मीटिंग करे तो भारत को बुला लिया करो चाय नाश्ते में। भारत ऐसा परमानेंट मेंबर आसियान का नहीं है, ऐसा परमानेंट मेंबर मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन का नहीं है, लेकिन हमें जरूरत है इन देशों की, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा ट्रेड इन पे डिपेंड है, बहुत बड़ा ट्रेड हम पे इन पे डिपेंड है, इसलिए हम इनके साथ गुडविल जेस्चर बना के चलते हैं। सार्क, जैसे मैंने बोला, सार्क एक संगठन था 1985 का, इसमें 7 कंट्रीज थे,
लेकिन उरी के हमला हुआ जब हुआ 2016 में, उसी साल बैठक हुई थी पाकिस्तान में। मोदी ने बोला हम पाकिस्तान जाएंगे नहीं बैठक में, तुम तो यार हमला करते हो, यानी आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तब से सार्क मर गया एक तरह से। तो अब सारा दारोमदार आसियान पे है कि हम आसियान के साथ दोस्ती बनाए, कम से कम अपने ट्रेड तो सही करें। उसके बाद ये रोहिंग्या इशू मैंने समझा दिया क्या है, गेटवे टू द ईस्ट मैंने बता दिया है। एक हम एक हाईवे बना रहे हैं, बना नहीं है, उसका नाम है IMT, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे। IMT, इंडिया म्यांमार थाईलैंड, मतलब यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करो इंदौर से, इंडिया होते हुए कहाँ जाओ, तामू तक जाओ, तामू में चेक पोस्ट में दिखाओ, फिर मोरे में पहुंचो, म्यांमार पहुंच गए, म्यांमार से आगे निकलो, फिर थाईलैंड पहुंच गए, और थाईलैंड के बाद तो दुनिया जहां आपकी जहां जाना है वहां जाइए। तो IMT हम बना रहे हैं, इसे ट्राईलेटरल हाईवे कहते हैं, 3 देशों का है। बन नहीं पाया है क्योंकि बीच में जब ये मोरे तामू से निकलते थे तो वहां पे खड़े रहते थे वो उग्रवादी, कहाँ जा रहे भाई, हफ्ता हफ्ता हफ्ता। तो 2 ऑपरेशन चलाई, ऑपरेशन सनराइज 1 और 2, तो वहां थोड़ा बहुत हमने कंट्रोल किया। लेकिन अब म्यांमार में अब तो मिलिट्री सरकार आ गई, अब वो कुछ सुन ही नहीं रही है। पुराने प्रोजेक्ट अभी स्टॉल्ड है, स्टॉल्ड मतलब होल्ड में है। जब ठीक ठाक हो जाएगा तो फिर IMT को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सारा खेल अब म्यांमार पे टिका हुआ है। म्यांमार में हमने बहुत सारे जैसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट किया है, अरबों में इन्वेस्टमेंट किया है, अरबों में। म्यांमार में तेल है अच्छा, म्यांमार में मिनरल्स अच्छे हैं, म्यांमार में खनिज अच्छे हैं, म्यांमार में हमारे देश का जो टेक्सटाइल है, कपड़ा, वो हम बहुत ज्यादा खपाते हैं म्यांमार में। तो म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट देश है हमारे लिए एज अ ट्रेडिंग पॉइंट। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि जनवरी से सारा चीज ठंडा है। दुनिया हमसे प्रेशर लगा रही है कि म्यांमार से दोस्ती तोड़ दो, कट्टी कर लो। कैसे कर ले भाई, तुम्हारे कहने पे यार कट्टी कर ले, और 8 महीने बाद मान लो वहां सरकार आ गई, सरकार बोली कि अच्छा बेटा तुमने हमसे कट्टी की थी, अब जाओ तुमसे बातें नहीं करते। तो हमारा पड़ोसी है, अच्छा या बुरा, हमें उसको लेकर चलना पड़ेगा। अभी 4 महीने पहले म्यांमार की आर्मी ने एक परेड निकाली, उस परेड में भारत ने भी शामिल हुआ, जबकि दुनिया भर के देश भारत को चिल्ला रहे थे पागल हो क्या तुम, वहां की आर्मी वहीं के लोगों को मार रही और तुम उनकी परेड में जाके सलामी ले रहे हो। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हमारा पड़ोसी है वो। पड़ोसी अच्छे हैं बुरे उनको छोड़ नहीं सकते। अफगानिस्तान से फिर भी हम थोड़ी दूरी कर सकते हैं क्योंकि दूर का पड़ोसी है, तालिबान से नहीं करेंगे बात। लेकिन यहाँ तो आर्मी है ना, ये थोड़ी ना आतंकवादी, ये तो आर्मी वाले हैं, ये तो आर्मी है। तो हमने इनको सपोर्ट किया। दुनिया भर के देशों ने हमको बोला कि तुम म्यांमार से सारे अपने रिलेशन तोड़ दो, नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है। 1600 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। ये तो वो परेशान करने पे आएगा ना तो आधा म्यांमार भारत भेज देगा वो, कि जाओ और रोहिंग्या घुस जाओ और परेशान करें। दूसरा, रीजनल कोऑपरेशन मैंने बता ही दिया कि हमें हमें इसकी बहुत जरूरत है। अगर म्यांमार अस्थिर रहा या म्यांमार का दिमाग घूमा तो वो मेरे 4 जो मेन राज्य उससे लगे हुए हैं वहां पे अस्थिरता फैला सकता है वो, और फिर हमारा पैसा लग जाएगा। वैसे जेब में कुछ है नहीं, आधा और लग जाएगा वहां पे संभालने में, आर्मी डिप्लॉय करेंगे। चाइना ऊपर बैठा ही है, तो चाइना से भिड़ ले कि अब म्यांमार से दुश्मनी कर ले, तो मजबूरी हमारे साथ है। नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी इसी के हाथ पे है, जो 4 बड़े बड़े राज्यों के साथ सीमा लगती है। उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी, मैंने बोला वहां पे हम एक एनर्जी ग्रीडी कंट्री है, हमें एनर्जी की भूख है। इसलिए नहीं कि हमारा पेट बड़ा है में भूख ज्यादा लगती है, इसलिए कि हमारी आबादी ज्यादा है और हमारे यहाँ खनिज नहीं है, हमारे यहाँ क्रूड ऑयल नहीं होता, हमारे पास कच्चा तेल नहीं है। कच्चे तेल आएगा तभी तो हम उससे गाड़ी चलाएंगे, कच्चा तेल आएगा तो रिफाइन करके उससे बिजली बनाएंगे। तो म्यांमार के पास बहुत अच्छा रिजर्व है, आबादी ज्यादा नहीं है उनकी, उनको बेचना है ये चीज, इसलिए हम चाह रहे हैं कि भाई म्यांमार से ठीक ठाक माहौल रहे। जरूरी है क्योंकि हमको क्या चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी हमको चाहिए। उसके बाद बात करें फूड सिक्योरिटी की, तो फूड सिक्योरिटी में हम देखें कि भाई हमें दाल, हमें बीन्स, म्यांमार के पास नदियां बहुत अच्छी हैं, जमीन बहुत अच्छी है, उस देश में कोई रेगिस्तान नहीं है हमारे जैसे, उस देश में अच्छा पानी करता है, उस देश की आबादी ज्यादा नहीं है लेकिन फसलें अच्छी होती है। तो हमें हमारी एनर्जी से वो जो फूड सिक्योरिटी उसके लिए भी, भाई अगर पड़ोस की दुकान में गेहूं मिल जाए तो मैं 10 किलोमीटर दूर गेहूं खरीदने क्यों जाऊं। तो ये हमारे लिए जरूरी है, ये इंपॉर्टेंस बता रहा है म्यांमार की भारत के लिए। काउंटर बैलेंसिंग चाइना, म्यांमार के ऊपर चाइना है, चाइना का हांग प्रोविंस आता है और म्यांमार के इधर चिन प्रोविंस से हमारी बॉर्डर लग रही है। तो भैया ये अगर म्यांमार को साथ नहीं देंगे तो चाइना की गोद में बैठ जाएगा, उसके बाद तो फिर जो नेपाल और श्रीलंका के साथ हो रहा है वो ये भी हमको आग दिखाया करेगा, या पाकिस्तान जिस तरह चाइना कहने पे हमको आग दिखाता है फिर ये भी चाइना कहने पे चलेगा। तो काउंटर बैलेंस करने के लिए हम इसको छोड़ नहीं सकते, कितना बुरा हो जाए फिर भी हम इसको छोड़ नहीं सकते। चाइना ने म्यांमार की आर्मी को बकायदा पीठ थपथपा दी, वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
हम म्यांमारी आर्मी के साथ हैं, म्यांमार आर्मी जो कर रही बढ़िया, क्योंकि वहां भी वैसा ही उनका रूल है, जो हल्ला किया गोली मारो, या मतलब जो भी। हमारा ये नहीं है ना, हमारा ये रीति रिवाज नहीं है कि भाई हम किसी की बातचीत, कोई कुछ प्रोटेस्ट कर रहा है तो गोली मार दे। लेकिन चाइना ने बिल्कुल उसका सपोर्ट किया। यानी म्यांमार आर्मी का जो जो मिंत वी था, उसने जैसे पहले दिन तख्ता पलट किया, कहने को यार कू है ये, इसे कू कहते हैं, कू, COUP, कू। स्पेलिंग में पी आता है लेकिन बोलते कू है। तो तख्ता पलट हुआ, दुनिया ने हल्ला किया, क्या चल रहा है? चाइना ने बोला वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहा है। तो चाइना ने पहले दिन सपोर्ट कर दिया, तालिबान का सपोर्ट कर ही दिया है, पाकिस्तान में सपोर्ट है ही है उसका। तो चाइना तो चाह ही रहा है कि भारत को हर जगह से घेर ले, कि भारत के दम ही घुट जाए। तो इसलिए हमें इसको काउंटर बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ट्रेड की कहानी मैंने बता दी है, सिक्योरिटी की कहानी मैंने बता दी है कि नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी इससे लगी हुई है और रोहिंग्या का इशू लगा ही हुआ है। चाइना फैक्टर है ही है। चाइना ने क्यों पोर्ट तैयार किया है और हम यहाँ तैयार कर रहे हैं सितवे पोर्ट, वो मैं दिखाऊंगा सितवे पोर्ट की कहानी क्या है। ये इलेक्शन वाली मैंने कहानी आपको बता दी है, क्या हुआ चाइना। USDP, ये पार्टी का नाम बता दिया, आर्मी की एक पार्टी है। ये अब मुझे बताना है आपको कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट असल में क्या है, आपके जो सातों बहनें हैं उनके पास जाने के लिए आपके पास जमीन से एक ही रास्ता है, जिसको हम बोलते हैं सिलीगुड़ी का कॉरिडोर या चिकन नेक, और वो बहुत पतला गलियारा है। दूसरा उसमें उसमें खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 60 किलोमीटर, ये हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, और जस्ट यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा बोल सकता हूँ, ये यहाँ पे एक हिस्सा है, यहाँ से चाइना आ जाता है, चुम्बी वैली, चुम्बी वैली के पास से चाइना आ जाता है। और एक छोटा सा गलियारा, कल को हमारी गर्दन काट देगा तो ये पूरा धड़ाधड़ हो जाएगा, इसलिए इसे चिकन नेक कहते हैं कि मुर्गे की गर्दन। मुर्गे की गर्दन पतली होती है, देखो पतली सी गर्दन है, ठीक है। तो भाई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे पास, ऊपर से सातों बहन आपस में भिड़े ही रहते हैं। अभी असम और मणिपुर भिड़े पड़े हैं, वो उनका कुछ जमीन का मुद्दा है, ठीक है। तो अब हमारे साथ दिक्कत ये है कि यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी रहती है, इसको सब कुछ चाहिए, इसको सब कुछ चाहिए, इसको खाना भी चाहिए, इसको पानी भी चाहिए, इसको मोबाइल फोन भी चाहिए, इसको कार भी चाहिए, जो आपको चाहिए इंदौर भोपाल में उनको भी चाहिए, और टाइमली चाहिए। ऐसा नहीं कि यार मोबाइल का ऑर्डर दिया 6 महीने बाद आ रहा, तब तक मोबाइल आउट ऑफ डेट हो गया। तो वो भी चाहते हैं हर कुछ चाहिए, डेवलपमेंट के साथ रहना चाहते हैं। जितनी जल्दी डिलीवरी इंदौर में है, भोपाल में है, उतनी जल्दी वहां होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर और बहुत छोटा सा गलियारा है, और वहां भी इस पूरे हाईवे में आर्मी पेट्रोलिंग करती है, आर्मी कि यहीं पे कुछ हो ना जाए, और बहुत छोटा सा है, वहां पे तेज ट्रैफिक चल नहीं सकता है। एक एक दो दिन का जाम लगा रहता है, ट्रक खड़े हैं तो खड़े हैं, कभी तेज बारिश होगी, बाढ़ आ गई तो और दिक्कत। तो मेरी सातों बहनों का क्या कसूर इसमें, यहाँ पे रहने वाले लोगों का क्या कसूर? मेरा भाई चानू को टाइम पे आना है ना, ओलंपिक का मेडल चाहिए तो, लेकिन वो बेचारी अटकी है मणिपुर में। तो हमने बोला यार हम इसकी कनेक्टिविटी अच्छी कर दें। कनेक्टिविटी अच्छी करने के लिए क्या, बांग्लादेश से तो हम बात कर ही रहे थे कि यहाँ से हम भैया इधर जाना चाह रहे हैं, ये हमने बात की। बांग्लादेश से हम किसको कनेक्ट कर रहे हैं, त्रिपुरा को, कि बांग्लादेश से होते हुए हम त्रिपुरा को कनेक्ट कर दें। लेकिन सिर्फ त्रिपुरा को कनेक्ट करने से नहीं होगा, थोड़ी म्यांमार से बात कर ले। तो हमने म्यांमार से बोला, म्यांमार भाई हम तुम्हारा ये जो सितवे पोर्ट है ना, सितवे बंदर का, हम इसको डेवलप कर दें क्या? तो बोला डेवलप मतलब, बोला हम पैसा लगाएंगे, सब कुछ हम करेंगे, रहेगा तुम्हारा। बस हम इसलिए डेवलप कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमारा कोलकाता से कोई जहाज चले, इसमें सब सारा माल है, कोलकाता से जहाज कहाँ पहुंचे, सीधे सितवे पहुंचे। सितवे हम डेवलप कर रहे हैं, सितवे से कहाँ जाए, पलतवा जाए। सितवे से जो अपना जहाज है वो अनलोड हो, ट्रक में रखा जाए, और ट्रक से पलतवा जाए। पलतवा में एक नदी बहती है, पलतवा से आगे, उसका नाम है कलादान नदी, कलादान। उस नदी में छोटी छोटी नाव है, उस नाव में माल अनलोड हो, फिर कलादान नदी से ऊपर जाए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इंडिया बॉर्डर पहुंच जाए, और इंडिया, ये कलादान नदी वैसे इंडिया बॉर्डर के अंदर घुसती है, और फिर वहां से हमारे इंडियन जो ट्रक है उस ट्रक में सामान अनलोड हो जाए और फिर नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाए। इन सारे काम में मोस्टली लगेगा 1 दिन, इस काम में मैक्सिमम 1 दिन लगेगा, और यहाँ से सामान यहाँ तक पहुंचने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। और सबसे बात, इधर ये समंदर है, यहाँ पे कितना बड़ा भी जहाज हम लाद दे, कितना बड़ा बड़ा जहाज कर दे, है ना, हम तो ट्रक बस कार सब, यहाँ तक कि रेल के डिब्बे तक यहाँ तक पहुंचा सकते हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। क्या नाम है इसका, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कलादान क्या है, एक नदी का नाम है। भारत की नदी है क्या, नहीं, म्यांमार की है। मल्टी क्यों कहा,
या इसमें कई तरह के मोड हैं, मल्टी मोड है। जैसे मान लीजिए आपने पहले समंदर का रास्ता लिया, सी रूट, फिर आपने रोड के रास्ते गए, फिर आप नदी के रास्ते गए, तो मल्टी मोड लिया ना आपने, इसलिए इसका नाम है कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट। ये हम डेवलप कर रहे हैं। क्यों डेवलप कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपनी सातों बहनों की कनेक्टिविटी अच्छी करनी, तेज करनी है। और इसी को काउंटर करने के लिए नीचे यहाँ पे चाइना डेवलप क्या कर रहा है, क्यों बंदरगाह। और ये उसकी कौन सी नीति है? मोतियों की माला वाली नीति, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली नीति। ये भारत को हम घेरेंगे हर जगह से। तो हम सितवे को डेवलप कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे हम रोड भी हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। सितवे से पलतवा, पलतवा से एक जगह है कलतवा, ये सब हम डेवलप कर रहे हैं। वो जो नदी है कलादान नदी, उस नदी की ड्रेजिंग भी हम करवा रहे हैं। ड्रेजिंग मतलब उस नदी को गहरी भी हम करवा रहे हैं कि थोड़े बड़े बड़े जहाज चल सके उससे। और अल्टीमेटली हम कनेक्ट करने चाह रहे हैं अपने मिजोरम को, आइजवाल को। तो म्यांमार से हम मिजोरम को कनेक्ट कर रहे हैं, आइजवाल को, और बांग्लादेश से हम कनेक्ट कर रहे हैं त्रिपुरा को। क्योंकि हमें अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी है। हम इस पे भरोसे नहीं बैठ सकते। मान लो कल को चाइना ने यहाँ पे अटैक करके इस एरिया को काट दिया, तब क्या करेंगे? तो क्या अपना सातों बहन छोड़ देंगे क्या हम? तो हमें कनेक्टिविटी चाहिए ना। और इतना मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट है कलादान मल्टी मिलियन प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के चक्कर में ही हम म्यांमार आर्मी का बुराई नहीं कर पा रहे, निंदा नहीं कर पा रहे। क्योंकि कैसे करते हैं? कल को उसका दिमाग खराब होगा, तोड़ देगा वो। तालिबान तोड़ रहा है तो ये भी तोड़ देगा, सारे पैसे आपके रह जाएंगे। तो जरूरी है, क्योंकि ये सातों बहनों की जो कनेक्टिविटी है ना, बांग्लादेश में मैंने बोला अभी तक जब तक हसीना है तब तक तो बात अच्छी है, लेकिन खालिदा जिया आ गई तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि वो प्रो चाइना है। जब तक यहाँ पे स्टेट काउंसलर थी आंग सान सू की तो प्रो इंडिया थी, अब यहाँ पे आर्मी आ गई तो प्रो चाइना हो गई। तो इंटरनेशनल रिलेशन हर 2 महीने में चेंज हो जाते हैं। हमें पता होना चाहिए कौन सा व्यक्ति का मूड कैसा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे हमेशा परमानेंट रहते हैं राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट। हमारे राष्ट्रहित क्या है? हमें सातों बहनों को सेफ रखना है। हमारे राष्ट्रहित है कि हमें अपना ट्रेड मेंटेन करना है। हमारे राष्ट्रहित ये है कि सिक्योरिटी सही होनी चाहिए यहाँ पे। हमारे राष्ट्रहित ये है कि हमें चाइना को काउंटर बैलेंस करना है। तो ये राष्ट्रहित हमारे बहुत बड़े हैं। फिर हमें दिखता नहीं कि वहां की आर्मी लोगों को मार दे कि नहीं मार दे, वो हमें नहीं दिखता, क्योंकि हमें अपने राष्ट्रहित दिखते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन सबसे बड़े होते हैं नेशनल इंटरेस्ट या राष्ट्रहित। हर देश का हित अलग होता है, और अपने हितों के हिसाब से वो उस देश के साथ बातचीत करता है, बगल वाले के साथ। हमारे हित समझ में आ रहे हैं म्यांमार में आपको? हमें खाना मिलता है यहाँ से, एनर्जी सिक्योरिटी मिलती है हमें यहाँ से कनेक्टिविटी मिल जाती है। हमें, हमारा बहुत बड़ा ट्रेड है, टेक्सटाइल मार्केट है यहाँ पे, खूब कपड़े बिकते हैं हमारे यहाँ पे। और जो पोरस बॉर्डर है 1600 किलोमीटर की, उस बॉर्डर को भी अगर सिक्योर रखना है हमें, तो हमें इनके साथ अच्छे रखने पड़ेंगे संबंध। तो भले आर्मी कुछ भी करे यहाँ पे, लेकिन हमें थोड़ा संयम बनाना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड यही है कि वेट एंड वॉच, बातचीत करो, किसी के प्रेशर में मत आओ। अमेरिका कुछ भी कहेगा वहां से, इंडिया ये कर दे, इंडिया ये कर दे, इंडिया कर देगा, फिर बोलेगा मैंने कब कहा था। तो हमें अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी कह गए हैं, वी कैन नॉट चेंज अवर नेबर्स। हम अपने पड़ोसियों को चेंज नहीं कर सकते, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। 2015 से पहले तक यहाँ आर्मी शासन था, 15 में यहाँ पे चुनाव हुए, फिर डेमोक्रेसी आई, 20 में फिर चुनाव हुए, फिर लग रहा है डेमोक्रेसी आएगी, नहीं आई, कोई बात नहीं। पाकिस्तान के साथ जब नवाज शरीफ का टेन्योर था तब अच्छे रिलेशंस थे, फिर इमरान खान आ गए, फिर रिलेशन खराब हो गए, फिर कोई और आ गया, शायद अच्छे हो जाए। तो हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस में आखिरी में हमेशा एक लाइन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड, टॉक 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 टॉक, सिर्फ बातचीत बातचीत बातचीत। अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस में हमें सबके साथ बातचीत ही करनी है, पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करनी है। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करनी है, आंसर में नहीं लिखना कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, ये तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। उन्हें सलमान खान नहीं चाहिए अपनी नौकरी में, उन्हें एक सुलझा हुआ आदमी चाहिए, ठीक। तो सिर्फ बातचीत, हर इंटरनेशनल रिलेशन में किसी के साथ भी होगा, आखिरी का वे फॉरवर्ड कि बायलैटरल टॉक्स होनी चाहिए, पीपल टू पीपल कनेक्शन होने चाहिए, एक दूसरे में म्यूचुअल बेनिफिट्स की भावना होनी चाहिए, सरकार के बीच में अच्छे एक्सचेंजेस होने चाहिए, और सरकार के बीच में रेगुलर टॉक होनी चाहिए, और कल्चरल एक्सचेंज होने चाहिए। तुम्हारा कोई डांस हम अपने देश में करवा ले, हमारा डांस हम अपने देश में करवा लो, मतलब लोगों के बीच में अच्छी अच्छी बातें हो, और बातचीत, सब चाय पे चर्चा, कॉफी पे चर्चा, कभी लड़ाई नहीं। इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी लड़ाई नहीं, क्योंकि लड़ के कुछ नहीं जीता जाता, ठीक। और वेट एंड वॉच की नीति, वेट एंड वॉच, हमारी सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी निकाली है कि जैसा ईस्ट में होगा वैसा एक्ट करेंगे। अभी ईस्ट में गेटवे ऑफ ईस्ट में अगर आर्मी है तो वैसा एक्ट करेंगे, अगर डेमोक्रेसी है तो वैसे एक्ट करेंगे। तो ईस्ट के लिए हमारी पॉलिसी है
एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ईस्ट को देखकर एक्ट करेंगे। और पश्चिम के लिए हमारी पॉलिसी है लुक वेस्ट पॉलिसी, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान की क्या पॉलिसी है, लुक वेस्ट, बस देखो कुछ करो मत, देखो, क्योंकि पश्चिम में घुसेंगे ना तो घुसते रह जाएंगे, लेकिन ईस्ट में हमारी इतनी अब क्षमता है कि हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सालों से अच्छे संबंध बना के रखे। तो ये सब हमारे ईस्ट में आते हैं, म्यांमार हो गया, थाईलैंड, भूटान, जो भी है सब ईस्ट में आते हैं। तो समझ में आया इंडिया म्यांमार रिलेशंस? रिप्लाई कर दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो।